तो आज हम सूचनाओं के किसी भारी बोझ तले दबे बिना भारत की प्रमुख झीलों के सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये कैसे बनती हैं और इनके पीछे क्या दिलचस्प विज्ञान छिपा है। और ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मैं समझाती हूँ, जब हम इन जानकारियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कोई भी झील सिर्फ पानी से भरा हुआ एक गड्ढा नहीं होता। मतलब इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। असल में हर झील उस पूरे इलाके की पारिस्थितिकी, वहाँ के पर्यावरण और मिट्टी की कहानी को अपने अंदर समेटे हुए होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग-अलग तरह की झीलें अपने आसपास के माहौल और मौसम के बारे में हमें क्या संकेत देती हैं। हाँ, और हमारे आज के अध्ययन में सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया गया है कि हम झीलों को उनके प्रकार से पहचानें। सही बात है। नक्शों और नामों की तरफ भागने से पहले ये समझना जरूरी है कि मुख्य रूप से झीलें 4 तरह की होती हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कृत्रिम झील और लेगून या फिर डेल्टा झील। एक तरह से देखा जाए तो ये वर्गीकरण ही हमारे आज के पूरे सफर की नींव है। मीठे पानी की झीलें अक्सर वहां बनती हैं जहां ग्लेशियर पिघलते हैं या लगातार बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। इसके विपरीत खारे पानी की झीलों की कहानी वाष्पीकरण और मिट्टी से जुड़ी है। यानी जहां गर्मी ज्यादा होती है। बिल्कुल। जब किसी जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो पीछे नमक छूट जाता है। वहीं कृत्रिम झीलें पूरी तरह से इंसानों की इंजीनियरिंग का नतीजा हैं। जहां हमने नदियों का रास्ता रोककर विशाल बांध बनाए। हाँ, और पानी को जमा किया। और लैगून या डेल्टा झीलों की कहानी तो सीधे तौर पर समुद्र और नदियों के आपसी टकराव और मिलन से जुड़ी होती है। ये सच में भूगोल को देखने का एक नया नजरिया है। चलिए उत्तर भारत से शुरू करते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की वुलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर हम सीधे पूर्वी तट की ओर जाते हैं जहां ओडिशा में चिल्का झील मौजूद है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा खारेपन या सर्वाधिक लवणता की बात करें तो राजस्थान की सांबर झील का नाम आता है। सही है। और अंत में उत्तर प्रदेश का विशाल गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो हम साफ देख सकते हैं कि ये चारों झीलें महज कुछ रिकॉर्ड बुक के आंकड़े नहीं हैं। ये भारत के 4 अलग-अलग कोनों और उनके बिल्कुल अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक तरह से पूरा भारत कवर हो गया। बिल्कुल। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर की जमा देने वाली ठंड और पहाड़ों के बीच वुलर झील का मीठा पानी, दूसरी तरफ ओडिशा के समुद्री किनारे पर लहरों से जूझती चिल्का का खारापन, और राजस्थान का वो चिलचिलाता रेगिस्तान। हाँ, जहाँ सांभर झील की अत्यधिक लवणता वहाँ के गर्म मौसम की गवाही देती है। और इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर ये दिखाता है कि कैसे मानव हस्तक्षेप ने प्रकृति के बीच अपनी जगह बनाई है। ये भारत की विविधता का एक बेहतरीन सूक्ष्म रूप है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। तो चलिए इसी विविधता को करीब से महसूस करने के लिए पहाड़ों की ओर चलते हैं। उत्तर और मध्य भारत की झीलों का जो खाका हमारे पास है उसमें जम्मू कश्मीर सच में झीलों का एक खजाना नजर आता है। वुलर झील तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ डल झील, अंचार झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील भी हैं। एक ही राज्य में इतने छोटे से इलाके में मीठे पानी की इतनी सारी झीलों का होना क्या उस जगह की जमीन की किसी खास बनावट की वजह से है? बिल्कुल, ये घाटी की बनावट का कमाल है। जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका एक तरह से प्राकृतिक प्याले या कटोरे की तरह काम करता है। अच्छा, एक कटोरी जैसी संरचना। हाँ, पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ और बारिश का पानी इन घाटियों में आके ठहर जाता है। ये झीलें नक्शे पर सिर्फ नीले रंग के बिंदु नहीं हैं, ये वहाँ के पूरे जीवन का आधार हैं। यानी वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था। सही कहा। वहाँ का पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पूरी पारिस्थितिकी इन्हीं मीठे पानी की झीलों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम पहाड़ों में थोड़ा और पूर्व की ओर लद्दाख की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मशहूर झील का नाम सामने आता है, पैंगोंग झील। हाँ, पैंगोंग झील। और इसका जिक्र आते ही एक भू राजनीतिक तथ्य को समझना भी जरूरी हो जाता है। हमारे दस्तावेजों में इस बात को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है कि पैंगोंग झील के इलाके में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। देखिए, जब हम किसी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो अक्सर प्रकृति की बनाई सीमाएं और इंसानों की खींची गई राजनीतिक सीमाएं आपस में टकरा जाती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाँ,
और ये तथ्य हमें निष्पक्ष रूप से ये याद दिलाता है कि ये झील केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता या ऊंचाई के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। भूगोल और राजनीति का ये संगम वाकई ध्यान देने लायक है। अब पहाड़ों की इस ठंडक से उतर के अगर हम भारत के मैदानी इलाकों की तरफ आएं तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र आता है। उत्तर प्रदेश में हमें कीथम झील, फुलहर झील और सुर सरोवर झील दिखाई देती हैं, और निश्चित रूप से विशाल गोविंद बल्लभ पंत सागर भी यहीं हैं। इसी के ठीक बगल में बिहार में कांवर झील मौजूद है। सही है। अक्सर ये सवाल उठता है कि झीलें या तो पहाड़ों पर होती हैं या समुद्र के किनारे। मैदानी इलाकों में इन झीलों का क्या काम? यही तो मैदानी इलाकों के पर्यावरण की खूबी है। पहाड़ों की ढलानों से नीचे आने के बाद जब नदियां मैदानी इलाकों में धीमी पड़ जाती हैं, तो वे अपने पीछे कई जल निकाय छोड़ जाती हैं। अच्छा, तो ये नदियों से ही बनती हैं एक तरह से? हाँ, बहुत हद तक। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये झीलें जमीन के अंदर पानी के स्तर यानी ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। वहाँ की खेती और स्थानीय मौसम काफी हद तक इन झीलों पर निर्भर करता है। अब समझ आया। और विशेष रूप से गोविंद बल्लभ पंत सागर जैसी कृत्रिम झील ये साबित करती है कि मध्य भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में जल प्रबंधन और बिजली उत्पादन के लिए पानी को रोकना कितना जरूरी कदम था। पहाड़ों के मीठे पानी और मैदानी इलाकों की हरियाली से निकलकर अब बात करते हैं एक ऐसे इलाके की जहां पानी का मतलब ही बदल जाता है। राजस्थान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर चिलचिलाती धूप, रेत के टीले और सूखे की तस्वीर उभरती है। रेगिस्तान और झीलें, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें पश्चिम भारत की कई प्रमुख झीलें राजस्थान में ही हैं। सांबर झील का नाम तो है ही, जो अपने खारेपन के लिए मशहूर है, लेकिन इसके अलावा अनूपगढ़ झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील और राजसमंद झील भी इसी रेगिस्तानी राज्य में है। और थोड़ा पश्चिम की ओर ही गुजरात में सरदार सरोवर झील का नाम आता है। एक सूखे इलाके में इतनी झीलों का होना कैसे संभव है? ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में इन झीलों का होना वहां के प्राचीन भूगोल और आज के कठोर मौसम का सीधा नतीजा है। वो कैसे? सदियों पहले यहाँ की जमीन की संरचना में जो उथले गड्ढे बने थे, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वाष्पीकरण की दर यानी पानी के भाप बनने की रफ्तार, बिल्कुल, वो बहुत तेज होती है। पानी उड़ जाता है और जमीन के अंदर मौजूद खनिज और नमक वहीं रह जाते हैं। यही वजह है कि सांभर और डीडवाना जैसी झीलें नमक के बड़े भंडार बन गई हैं। तो ये मौसम का असर है? हाँ, खारे पानी की ये झीलें वहां की धरती और आसमान के बीच चल रही गर्मी की जंग का परिणाम है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की सरदार सरोवर कृत्रिम झील पश्चिम भारत के जल और ऊर्जा परिदृश्य की एक आधुनिक जीवन रेखा है। पश्चिम के इस खारेपन और सूखे के बाद अब सीधे पूर्वी तट की ओर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह का विज्ञान काम कर रहा है। यहाँ लैगून झीलों का जिक्र है। ओडिशा में चिल्का और अंसुबा झील और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। लेकिन इससे पहले कि हम इन झीलों की खूबसूरती पर बात करें, क्या हम इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? आखिर ये लैगून होता क्या है और ये आम झीलों से अलग कैसे हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि प्रकृति खुद एक बहुत बड़े इंजीनियर की तरह काम करती है। आइए इसे एक दृश्य के रूप में कल्पना करते हैं। ठीक है। सोचिए कि एक तरफ अथाह महासागर है, जिसकी तेज लहरें लगातार किनारे की तरफ आ रही हैं। ये लहरें अपने साथ बहुत सारी रेत और तलछट लेकर आती हैं। समय के साथ ये रेत किनारे के पास जमा होने लगती है और समुद्र और मुख्य जमीन के बीच रेत की एक दीवार या अवरोधक भित्ति, जिसे हम बैरियर रीफ कहते हैं, वो बना देती है। अच्छा, एक प्राकृतिक दीवार बन जाती है। बिल्कुल। धीरे धीरे ये रेतीला तट इतना बड़ा हो जाता है कि वो समुद्र के एक हिस्से को मुख्य महासागर से लगभग अलग कर देता है। यही समुद्र से कटकर अलग हुआ उथला पानी लेगून कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी पूरी तरह से जमीन से गिरा नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा अभी भी समुद्र से जुड़ा रहता है। बिल्कुल सही। वो पूरी तरह से समुद्र से कटा हुआ नहीं होता, किसी न किसी छोटे रास्ते से समुद्र का पानी उसमें आता जाता रहता है। इसीलिए लेगून का पानी खारा होता है। अब पूरी तस्वीर साफ हुई। लेकिन क्योंकि रेत की दीवार बीच में आ जाती है, इसलिए लेगून का पानी महासागर की खूंखार लहरों से सुरक्षित रहता है। वहां का पानी शांत होता है।
ये प्रक्रिया सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसी जादुई प्रक्रिया से ओडिशा की चिल्का झील बनी है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, उसी राज्य में अनसुपा झील भी है। और अगर पूर्वी तट के साथ हम थोड़ा और दक्षिण की ओर जाएं, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील मिलती है, जो लेगून का एक और बेहतरीन उदाहरण है। लेगून झीलों का ये विज्ञान हमें ये सिखाता है कि भारत की तटीय रेखा केवल जमीन और पानी को बांटने वाली एक सीधी लकीर नहीं है। ये अपने आप में एक बेहद जटिल और जीवंत प्रणाली है। महासागर और भूमि के बीच का यह हिस्सा, जो रेतीले तटों से बनता है, एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है। यहाँ समुद्री जीव और मीठे पानी के जीव दोनों एक साथ पनप सकते हैं, जो इसे पारिस्थितिकी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। पूर्वी तट की इन शांत लगून झीलों से निकलकर अब हम भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो हमेशा अपने रहस्य और सुंदरता से चकित करता है, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर की झीलें बहुत ही अद्भुत हैं। बिल्कुल। इस छोटे से लेकिन बेहद घने और उबड़-खाबड़ भौगोलिक क्षेत्र में झीलों की एक पूरी श्रृंखला है। ऊंचाइयों पर स्थित सिक्किम में चोलामू झील है, असम की घाटियों में दीप और बिल झील है, मेघालय के पठारी क्षेत्र में ओमियम झील है और पूर्व के आखिरी छोर अरुणाचल प्रदेश में सांगेतसर झील है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना बहुत उबड़-खाबड़ है। वहाँ ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी घाटियां हैं, इसलिए वहाँ की झीलें अक्सर ऊंचाई पर बादलों के बीच या घाटियों की गहराई में छिपी होती हैं। और वहाँ बारिश भी तो बहुत होती है। हाँ, बारिश की प्रचुरता के कारण पूर्वोत्तर का ये परिदृश्य पानी के इन प्राकृतिक भंडारों से हमेशा भरा रहता है। लेकिन पूर्वोत्तर के सफर में हमारे दस्तावेजों में एक जगह ऐसी है जो पूरी तरह से अलग खड़ी नजर आती है, और वो है मणिपुर की लोकतक झील। अरे हाँ, लोकतक झील। रुकिए एक मिनट। स्रोत में इसके नाम के ठीक नीचे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है, तैरता हुआ पार्क। जमीन का एक टुकड़ा जो सच में पानी पर तैर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? एक झील के अंदर कोई पार्क कैसे तैर सकता है? ये वाकई में इस पूरी चर्चा की सबसे असाधारण प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। ये काम कैसे करता है? लोकतक झील को जो चीज दुनिया भर में इतना खास और अद्वितीय बनाती है, वो यही विशेषता है। ये केवल पानी से भरा एक शांत गड्ढा नहीं है, ये एक गतिशील, जीवित प्रणाली है। असल में वहाँ की वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थ सदियों से आपस में जुड़कर एक स्पंज की तरह बन गए हैं। स्पंज की तरह? हाँ, जिसे स्थानीय भाषा में फूमदी कहा जाता है। ये इतनी बड़ी और घनी हो जाती हैं कि पानी की सतह पर सचमुच तैरती रहती हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा दुर्लभ चमत्कार है जो दुनिया में हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। ये तो सच में कल्पना से परे लगता है। इस तैरते हुए जादू के बाद हम अपने सफर के अंतिम बड़े हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दक्कन का पठार और दक्षिण भारत। यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील का जिक्र है, लुनार झील। दक्कन का पठार तो चट्टानों और कठोर जमीन के लिए जाना जाता है। वहाँ इस झील का होना क्या दर्शाता है? दक्कन के पठार का निर्माण सदियों पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऐसे कठोर और विशाल चट्टानी इलाके में लोनार जैसी झील की उपस्थिति, जो कि माना जाता है कि एक उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। अच्छा, उल्का पिंड से? हाँ, तो ये उस विशिष्ट क्षेत्र की भूगर्भीय कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखाता है कि पृथ्वी की सतह पर समय के साथ कैसे नाटकीय बदलाव आते हैं। और फिर इस चट्टानी पठार से जब हम नीचे दक्षिण की ओर केरल के पश्चिमी तट पर आते हैं, तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ हमें वेम्बानद झील और अष्टमुड़ी झील दिखाई देती हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और जीवंत विशेष तथ्य दिया गया है। वेम्बानंद झील के साथ लिखा है कि यहाँ नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। इसे पढ़ते ही दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन जाती है। हाँ, लंबी पतली नावें। बिल्कुल, पानी को चीरती हुई पतवारें, लोगों की भारी भीड़ और प्रतियोगिता का जबरदस्त रोमांच। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कैसे झीलें केवल भूगोल की किताबों का हिस्सा नहीं होती, वे वहाँ की संस्कृति, समाज और लोगों की रगों में दौड़ती हैं। सही बात है। वेम्बानद झील सिर्फ पानी का एक निकाय नहीं रह जाती, वो एक सांस्कृतिक मंच बन जाती है। नौका दौड़ जैसी गतिविधियां उस क्षेत्र की पहचान तय करती हैं
और दिखाती हैं कि वहां के लोगों का जीवन उस झील के पानी से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट की इस जीवंत तस्वीर के बाद हम वापस दक्षिण पूर्वी तट और कुछ अंतर्देशीय झीलों की ओर मुड़ते हैं। आंध्र प्रदेश में हमने थोड़ी देर पहले पुलिकट झील की बात की थी, जो एक लैगून है। लेकिन उसी आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील भी स्थित है और यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। कोलेरू झील लगून नहीं है, बल्कि यह एक डेल्टा झील है। ये बहुत ही शानदार भूगर्भीय वर्गीकरण है। जैसा कि हमने पहले देखा, लगून तब बनते हैं जब समुद्र की लहरें रेत लाकर एक दीवार बना देती हैं। हाँ। लेकिन डेल्टा झील की कहानी बिल्कुल उल्टी है। यह तब बनती है जब बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से ठीक पहले अपने साथ लाई गई ढेर सारी मिट्टी और गाद को जमा कर देती हैं। इस मिट्टी के जमाव से एक डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये नदियों का काम है? बिल्कुल। और उसी प्रक्रिया के बीच में जब पानी का एक हिस्सा जमीन से घिर जाता है तो वो डेल्टा झील बन जाता है। तो एक ही राज्य के तट पर हमें दो अलग अलग ताकतों सही इनसे बने दो अलग अलग तरह के जल निकाय देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम थोड़ा भीतर की ओर जाएं तो तेलंगाना की हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झीलें हमें ये याद दिलाती हैं कि दक्षिण भारत के भीतरी हिस्सों में भी जल प्रबंधन और भंडारण हमेशा से कितना जरूरी रहा है। तो आखिर इस लंबे और दिलचस्प सफर का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने सच में भारत के भूगोल को एक नए चश्मे से देखा है। हमने ठंगे पहाड़ों में मीठे पानी की सबसे बड़ी वुलर झील से शुरुआत की। फिर हम राजस्थान के उस खारे रेगिस्तान में गए जहां सूरज की गर्मी ने सांभर झील को नमक का खजाना बना दिया। बिल्कुल। हमने पूर्वी तट पर उफनते समुद्र और शांत लैगून के बीच का खेल देखा। हमने पूर्वोत्तर में लोकतक झील के उस अद्भुत तैरते हुए पाक को महसूस किया। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जैसी विशाल कृत्रिम झीलें खड़ी कर दी। ये सिर्फ नक्शों को पढ़ना नहीं था। नहीं, ये भारत की प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संपदा की एक जीवंत कहानी थी। इस पूरे सफर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर एक झील, चाहे वो उफनते समुद्र से बनी लगून हो, नदियों की मिट्टी से बनी डेल्टा हो, इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम झील हो या फिर प्राकृतिक रूप से खारी या मीठी हो, अपने वजूद की कहानी खुद सुनाती है। बिल्कुल सही कहा। वुलर, चिल्का, सांभर और गोविंद बल्लभ पंत सागर जैसे उदाहरण इस बात के सबसे बड़े प्रमाण हैं कि भारत की विविधता केवल उसकी भाषाओं या पहनावे में नहीं है, बल्कि उसके जल निकायों की रग रग में बसी हुई है। ये बहुत ही सटीक विचार है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज के हमारे इस अध्ययन में हमने मुख्य रूप से प्राकृतिक झीलों को देखा। हमने ये भी समझा कि चिल्का जैसी लगून या कोलेरू जैसी डेल्टा संरचनाएं रातों रात नहीं बनती। इन्हें आकार लेने में प्रकृति को हजारों साल का समय लगा है। ये एक अत्यंत धीमी, धैर्यवान और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हजारों सालों का सफर। लेकिन इसी चर्चा में हमने गोविंद बल्लभ पंत सागर जैसी विशाल कृत्रिम झील का भी अध्ययन किया, जिसे इंसानों ने अपनी तकनीक से महज कुछ दशकों में तैयार कर लिया। हाँ, जो कि बहुत कम समय है। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया भर की जलवायु तेजी से बदल रही है, गर्मी बढ़ रही है और पानी को लेकर हमारी जरूरतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, तो क्या भविष्य के भौगोलिक मानचित्रों में हमारी इन प्राचीन प्राकृतिक झीलों की तुलना में इंसान द्वारा बनाई गई इन विशाल कृत्रिम झीलों का वर्चस्व होने लगेगा? ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। आने वाले दशकों में प्रकृति द्वारा बड़े धैर्य से बनाए गए जल निकायों और हमारी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए इन मानव निर्मित सागरों के बीच का ये असंतुलन हमारे भविष्य के भूगोल को कैसे नया रूप देगा? ये एक ऐसा विचार है जो नक्शों को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।